तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका क्लास ट्वेल्थ है, क्लास ट्वेल्थ का जो आपका इतिहास यानी हिस्ट्री का जो विषय है बच्चों, तो इसका आज हम 9वां अध्याय देखने वाले हैं जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। ठीक है, तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम इस अध्याय को देखेंगे। और बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने न्यू कोर्स क्लास ट्वेल्थ का सेशन 2023 और 24 के बच्चों के लिए शुरू किया था, जो कि हमने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए शुरू किया है। 28 मार्च 2024 को आपका सीबीएसई एग्जाम है, क्लास ट्वेल्थ का सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024। तो बच्चों अगर आप भी जो है 2024 में 28 मार्च 2024 को आप क्लास ट्वेल्थ का इतिहास का एग्जाम देने वाले हो बच्चों, तो बच्चों आप हमारे इस न्यू सीरीज को ज्वाइन करो, न्यू कोर्स को दोबारा से ज्वाइन करो ताकि आपको लाभ हो सके। तो बच्चों हमने न्यू कोर्स करवा ही रखा था सेशन 2023 और 24 का, लेकिन हमने सोचा कि आपको पेपर नजदीक आ ही चुका है तो हम दोबारा से न्यू कोर्स स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए हमने दोबारा से न्यू कोर्स स्टार्ट किया है और मैं आशा करता हूं कि आपको न्यू कोर्स का फायदा हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं चैप्टर। बच्चों हमने पहला अध्याय देखो, पहला जो बुक है और जो दूसरा बुक है, दोनों बुकों को हमने बहुत ही अच्छी तरह से करा दिया है। आपको हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, जो कि 28 मार्च 2024 का है, जो हमारा न्यू कोर्स शुरू नहीं हुआ था, जो अभी चल रहा है। तो हमारा न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग 2 बुक खत्म हो चुका है, तो आप जाकर हमारे चैनल पे देख सकते हो, वीडियो अपलोड है। आज हम तीसरे बुक का जो पहला अध्याय है उपनिवेशवाद और देहात, 9वां अध्याय, उसको हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों आपके पॉलिटिकल साइंस का विषय है तो आप इन दोनों चैप्टर को जोड़ के इसके साथ पढ़ सकते हो। ठीक है, देखो जो हमारा पहला बुक है, दूसरा बुक है, तीसरा बुक है, इसमें फर्क क्या है। देखो पहला जो बुक है ये आपका प्राचीन इतिहास है, दूसरा मध्यकालीन इतिहास है, तीसरा आधुनिक इतिहास है। ठीक है, यही तीनों में फर्क है, तीनों बुक अलग अलग है। और ये टॉपिक आपका सीबीएसई बोर्ड ने इस साल निकाला था, जो कि आपको पढ़ना था, आप देख सकते हो अच्छी तरह से। और हमने क्या टॉपिक बनाया, देखो मैंने अपने हिसाब से आपके लिए अलग अलग टॉपिक बनाए हैं। अगर आप टोटल 20 टॉपिक को समझ लोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपने इस चैप्टर को समझ लिया। तो बच्चों सबसे पहले हम इस चैप्टर का अर्थ समझते हैं। चैप्टर का क्या अर्थ है? चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद और देहात। तो इसमें आप पढ़ोगे कि देहात के अंदर उपनिवेशवाद कैसे फैला। उपनिवेशवाद का मतलब हो जाता है भारत गुलाम हो गया। ठीक है, इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। देखो इस पूरे अध्याय में हम यह समझेंगे कि अंग्रेजों ने देहात के अंदर कुछ किसानों, जमींदारों और व्यापारियों के हालात को किस प्रकार दयनीय कर दिया, और विभिन्न बंदोबस्त लागू करने के बाद इनके हालात बहुत ही खराब हो गए। इस्तमरारी, रैयत बंदोबस्त, ठीक है, और पहाड़ी लोगों के बारे में समझने और संथाल लोगों के बारे में समझने और दक्कन दंगा आयोग के बारे में हम समझेंगे, सबके बारे में समझेंगे। ठीक है बच्चों, चैप्टर हमारे स्टार्ट हो चुका है बच्चों, तो आप वीडियो स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, उपनिवेशवाद और जो हमारा उपनिवेशवाद शब्द है, इसका क्या अर्थ होता है, आप यहाँ पे ये समझ लोगे ना तो आपको चैप्टर आधा समझ में यहीं आ जाएगा। जो उपनिवेशवाद शब्द है, अगर आप उपनिवेशवाद शब्द का अर्थ समझ लोगे तो कहीं ना कहीं आप इस चैप्टर को आधा समझ जाओगे। जी हाँ, 50% चैप्टर आपको इस नाम के अर्थ को समझने के बाद ही पता चल जाएगा। देखो उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है? जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कमजोर देश या इलाके को या मोहल्ला को या समाज को आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सैन्य रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से अपना गुलाम बना लेता है, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद। ठीक है, आगे देखो दूसरा टॉपिक है उपनिवेशवाद और देहात का क्या अर्थ हुआ। अगर हम उपनिवेशवाद में देहात शब्द जोड़ दें तो क्या होगा? देखो जब कोई शक्तिशाली देश किसी देहात के अंदर किसी लोग को अपना गुलाम बना लेता है, उसको उपनिवेशवाद और देहात कहते हैं। देहात मतलब गांव, उपनिवेशवाद यानी गुलाम बना लेना, यानी देहात को गुलाम बना लेना। ठीक है, ये आपका हो जाता है। इसको गुलाम बनाया गया था बाद में, अवध कहते हैं इसको। अवध में कहा गया था ना कि ये गिलास फल हमारे मुंह के अंदर गिरेगा, तो ये बाद में गिर जाता है। तो आगे आप देखो इस्तमरारी बंदोबस्त क्या है, और यहाँ पे जो है इस्तमरारी बंदोबस्त भी लागू किया गया था, जो मैं आपको बताता हूँ। देखो इस्तमरारी बंदोबस्त क्या था, कैसे लागू किया गया, क्या माहौल था, क्या स्थिति था, आप यहाँ पे अच्छे से माइंड मैपिंग कर रखा है मैंने इस नोट्स को, आप देख के पढ़ सकते हो। ठीक है, इस्तमरारी बंदोबस्त की विशेषता क्या है, आप इसमें यहाँ पे देख के पढ़ सकते हो। राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक रहे थे, आप इसको यहाँ पे देख के पढ़ सकते हो। ठीक है, इस्तमरारी देखो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों की शक्ति को कैसे मतलब सीमित कर दिया था।
ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो आप यहाँ पे देख के पढ़ सकते हो। पॉइंट अच्छे हैं, आप इसको पढ़ोगे समझ में आ जाएगा बच्चों, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो पॉज करो, नोट्स है, पूरा नोट्स है, पढ़ो इसको। जोतदार का अर्थ क्या होता है? तो देखो, धनी किसान का जो ग्रुप होता है ना, उसको जोतदार कहते हैं। लेकिन क्या हो गया कि जोतदार क्या होता है कि जोतदार किसान से भी बहुत पावरफुल हो गए थे एक जमाने में। जोतदार थे तो किसान, और जमींदार से तो कमजोर थे। लेकिन धनी किसान, ऐसे किसान जो बहुत धनी हो, तो धनी किसान का एक बहुत ही बड़ा बड़ा ग्रुप था। तो उस ग्रुप को ही जो है जोतदार कहते हैं, यानी जमींदार से भी ऊपर होते थे वो लोग, बहुत ही पावरफुल होते थे। जोतदार का उदय कैसे हो गया भारत के अंदर? देखो, पूरा कहानी आपके बुक में लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट मैंने आपके सामने रखा है, आप देख के पढ़ सकते हो। ठीक है, ये भी आपके सामने देख रखा है मैंने। जमींदार अपने जमीन को नीलाम होने से कैसे बचाते थे? देखो, जब जमींदार, जैसे मान लो रूल ये था कि अगर जमींदार किसान से टैक्स नहीं लेगा, ठीक है, किसान से टैक्स नहीं लेगा, और टैक्स जो जाके ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा नहीं करेगा, तो किसान, जो हमारा जमींदार है, तो यहाँ गड़बड़ है। जो जमींदार होता है ना, तो जमींदार के अंदर 40-50 गांव आते हैं। तो जमींदार 40-50 गांव में जो किसान है, उनसे पैसे लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा नहीं करती है ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जमींदार के सभी जमीन को जो है नीलाम कर देते हैं। तो हालांकि जमींदार जो है ना, अपने जमीन को बचाने के लिए कुछ तरकीबें अपनाते थे, जैसे कि फर्जी बिक्री हो गया, महिलाओं के नाम संपत्ति कर देना, लठियालों का प्रयोग करना, किसान का पुराने जमींदार पे लगाओ। ठीक है, वर्धमान में की गई नीलामी, देखो वर्धमान में 1797 ईस्वी में जो है कि नीलामी की जाती है, तो वहां पर भी यही केस होता है, जमींदार अपनी जमीन को बचा ही लेता है। तो कैसे बचाता है, क्या होता है, नीलामी कैसा था, सब आप यहाँ पे देख के पढ़ सकते हो। ठीक है, पांचवी रिपोर्ट क्या है, आप यहाँ पे देख के पढ़ सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पूरा लंबा टॉपिक है, आप इसको आराम से देख के पढ़ सकते हो। राजमहल की पहाड़ियां, इसमें कितने टॉपिक हम पढ़ेंगे वो आपके सामने लिखा हुआ है, और इन सभी टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है बारीकी से। देखो, आप यहाँ पे पॉइंट है, इनको आप आराम से देख के पढ़ सकते हो। ठीक है, और ये भी आप यहाँ पे देख के पढ़ सकते हो, ये भी आपके सामने पॉइंट है बच्चों, पूरा नोट्स है, पूरा पॉइंट है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। नोट्स है बिल्कुल, वीडियो पॉज करते जाओ, पढ़ते जाओ, मैं आपके सामने स्लाइड जो आगे बढ़ाता जाता हूँ, आप देखते जाओ। आप देख रहे हो, ये सभी टॉपिक है। 15वां टॉपिक आ गया आपका, तो इसको आप पढ़ सकते हो, इसमें क्या बताया गया है। फिर 16वां टॉपिक आ गया रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। बच्चों, चैप्टर बहुत ईजी है, कुछ नहीं चैप्टर में। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो आगे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त पर का किसानों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ गया, ठीक है, ये पढ़ सकते हो। फिर कपास में तेजी आ गई, तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। सभी टॉपिक यहाँ पे पढ़ सकते हो आप। ठीक है, कैसे कपास में तेजी आई, क्या माहौल हुआ, दामिन ई को हो किसको कहते हैं, तो ये सभी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, 20वां टॉपिक है दक्कन दंगा आयोग। देखो, जब दक्कन में दंगा होता है ना, तो एक आयोग बनाया जाता है, तो वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको इस चैप्टर का नोट्स दिखा दिया है, वीडियो पॉज करके आपने पढ़ लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बच्चों, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग।